हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एमएससी फाइनल केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ। पेपर अपना जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है उसी का एक टॉपिक है बेंजोपायरोल्स। ये अपना हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में लेक्चर 14 है। बेंजोपायरोल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको स्ट्रक्चर इसकी दिख रही होगी। इसकी स्ट्रक्चर अपनी क्या है, पायरोल रिंग के साथ बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड हो रही है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग सब्सटीट्यूटेड है। पायरोल 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग और बेंजीन का बेंजो वर्ड आ गया अपना, तो बेंजो पायरोल रिंग जो अपनी सब्सटीट्यूटेड है इसको हम बेंजोपायरोल कहते हैं। अगर इसका कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम कहूं तो इसका ट्राइवियल नेम होता है बच्चों इंडोल। ठीक है, ये अपनी अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो सिस्टमैटिक नेम होगा जो नॉमेनक्लेचर में सीख चुके हैं वो अभी अपन आगे करेंगे, पर पहले इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम ही बताएंगे, है ना। क्या है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है। किससे बनी हुई है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है बेंजीन रिंग और दूसरी 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग है, और वो नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड रिंग किसकी है, पायरोल की है ना। इनके फ्यूज होने से ये अपनी बेंजोपायरोल या मैं कहूं इंडोल बनी है। अब यही थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, बाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग विच इज फ्यूज्ड विद 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग दैट इज पायरोल। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम के बजाय सिस्टमैटिक नेम हम कहेंगे, नॉमेनक्लेचर वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ इसमें, आपको आपके आगे के लेक्चर्स में आप देखिएगा, है ना। अगर मैं इसके सिस्टमैटिक नेम की मैं बात करूं तो इसका बच्चों सिस्टमैटिक नेम कैसे होगा, तो सबसे पहले अगेन वही हैंड्स विडमैन सिस्टम देखना है अपन को, है ना। तो कौन सी अटैच है कौन सी बेस है, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहला रूल हमारा क्या था, जो रिंग हेट्रोएटम रखी हो, तो कौन सी रिंग हेट्रोएटम रखी है, ये 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोएटम रखी है ना, तो यानी कि ये बेस हो गई, ये अटैच हो गई, तो ब्रैकेट बनेगा, है ना। और आगे जब बेंजीन रिंग लगी होती है तो हम एक टर्म यूज करते हैं बेंजीन का अटैच के लिए, ई कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर बेंजीन के लिए अटैच कंपोनेंट अगर बेंजीन में है तो उसको हम वर्ड कहते हैं बेंजो, है ना, बेंजो है। अब नाइट्रोजन वाली जो कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है उसके ये वाले एटम के बॉन्ड फ्यूज हो रहा है, तो कैसे देंगे भाई, नाइट्रोजन को 1 नंबर, इस वाले कार्बन को 2 एंड ये वाला कार्बन 3, तो 1-2 बॉन्ड को बोलेंगे हम A, 2-3 बॉन्ड को बोलेंगे B। तो कौन सा बॉन्ड फ्यूज हो रहा है, B बॉन्ड फ्यूज हो रहा है। बेंजीन के आगे एन डैश, यानी कि अटैच एटम का हम लोगों ने नंबरिंग इसलिए नहीं करी है स्टूडेंट्स क्योंकि बेंजीन रिंग के 6 के 6 कार्बन इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे, तो दैट वन इज मोर सफिशियंट अपने लिए। ठीक है, तो बेंजो B। अब कौन है ये, पायरोल है ना, तो पायरोल वर्ड ही यूज होगा बच्चों, है ना। पर यहां पर देखिए 1 नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पे कौन है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन है, तो इस सैचुरेटेड हाइड्रोजन की पोजीशन दिखाएंगे 1H बेंजो B पायरोल। इसका ये आपका हैंड्स विडमैन नेम कहूं या सिस्टमैटिक नेम कहूं, आपका ये नेम होगा, है ना। अब इसमें यहां पर ये देखिए कि जितने भी एटम्स है सब कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। किसी को अगर ये लग रहा हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये तो गलत हो गया यहाँ पर। तो बच्चों जिनको नॉलेज नहीं है उनको मैं बताऊं, अगर लोन पेयर हमारा डीलोकेलाइज होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ना कि sp3। तो ये चीज मैंने यहाँ पर भी लिख रखी है, ऑल द एटम्स इन द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं कि अब बच्चों देखो यहां पर क्या है, बेंजीन रिंग में तो अपने को क्या मिलता है, कॉन्जुगेशन मिलता है। अब पायरोल रिंग की अगर मैं बात करूं तो डबल सिंगल, यहाँ लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल, यानी कि यहाँ पर भी मुझे कॉन्जुगेशन मिलेगा। और अगर मैं इस बेंजोपायरोल या इंडोल रिंग में कॉन्जुगेशन दिखाऊं, यानी कि इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगी, तो ये इसकी जो एरोमेटिसिटी है, ऑब्वियसली बात है रिंग कैसी है, एरोमेटिक है, तो यहां अगर मैं इसकी एरोमेटिसिटी की बात करूं तो बेंजोपायरोल रिंग अपनी एरोमेटिसिटी खो देगी, है ना। आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये तो आपका इसका इंट्रोडक्शन हो गया था, ये अपना सिंपल सा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, है ना। अब मैं इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करती हूँ। आज की क्लास में हमारा सिर्फ एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराऊंगी, द रिसर्च सिंथेसिस, है ना। इसके बाद अगला एक और लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन और करवाऊंगी, सब नेम रिएक्शंस के बेसिस पे। ये रिसर्च सिंथेसिस नेम से और इसके थ्योरी से तो ये क्वाइट डिफिकल्ट लगती है, पर है बहुत ही सिंपल सिंथेसिस है। सुनिएगा आप इसके बारे में। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन लेते हैं, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन लेंगे,
इसके रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाईइथाइल ऑक्सिलेट के साथ कराएंगे। किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, बेस कैटालाइज लेंगे। जो ये बेस कैटालाइज लेंगे बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। हम क्या ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड लिया है। सोडियम इथॉक्साइड आप यूज कर सकते हैं एज अ बेस कैटालाइज के तौर पे, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया अपना, है ना। इसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट मिलेगा, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर हम करवाएंगे तो हमें एसिड मिलेगा। और इस एसिड का अगर मैं रिडक्शन कराऊंगी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिड, तो यहां पर हमें इंडोल या सब्सटीट्यूटेड इंडोल ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो हमारी रिएक्शन यही है ना। क्या है, ऑर्थोनाइट्रोटाइलुइन लिया, डाईइथाइल ऑक्सिलेट के साथ रिएक्शन कराई है। सबसे पहले वही स्ट्रॉन्ग बेस लिया, देन हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस कराई, जो हमें फिनाइल पाइरुवेट देगा, हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट देगा, जिसका फर्दर रिडक्शन कराने से हमें सब्सटीट्यूटेड इंडोल मिल जाएगी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है, कैसे हुई है। बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, ऑर्थोनाइट्रोटाइलिन लिया था, इसकी रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराई। तो आपको पता है जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होना चाहेगी तो वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगी। अगर यहाँ पर एसिडिक एच अवेलेबल है तो ये एसिड बेस रिएक्शन करवाना पसंद करेगी, अदरवाइज ये OET माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बिहेव करेगा। तो इसको एसिडिक एच मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, इस CH3 से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अगर इस CH3 से मैं एक हाइड्रोजन, ये मान लो यहाँ पर ये 2 है, ये H है, इस H प्लस को अगर मैं निकाल दूं तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, क्वाइट लाइक दिस, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज मेरा किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जाएगा, NO2 तक जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इस H प्लस के निकलने से नेगेटिव चार्ज कैसा हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो एसिडिक H है मेरा, तो यानी कि ये यहाँ से क्या ले जाएगा, H प्लस ले जाएगा, एसिडिक H ले जाएगा। अब क्या हो गया, एसिडिक H जाते ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। ये नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा बन गया। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है भाई, ये भी कार्बन, इसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन, इसके पास भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो दोनों ही सिमिलर है, OET। तो किसी के ऊपर भी ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अगर मान लीजिए इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करता है तो ये O के ऊपर अपना चार्ज ले जाएगा और इस CH2 और इस कार्बन के साथ क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर मैंने कुछ रिएक्शन और आगे फर्दर प्रोसीड करवा दिए। हुआ क्या, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ जाएगा। वो माइनस चार्ज रखेगा नहीं, वो वापस से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहां से OET माइनस मेरा बाहर निकलेगा। OET माइनस बाहर निकलेगा। इस एसिड ने H प्लस लिया था, उस H प्लस के साथ बॉन्ड बना के एल्कोहल की फॉर्मेशन करके ये रिलीज हो जाएगा और हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। अब यहां पर ये जो मेरा बना है, ये क्या बना है बच्चों, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट की मैंने बात कर रही थी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होने से ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट बनना था। ये मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट एज एन इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, अब मैं इसका क्या कराऊं, रिडक्शन करा दूं। रिडक्शन कराने से क्या होगा, ये आपको पता है NO2 ग्रुप का जब कभी भी रिडक्शन होता है तो वो NH2 में कन्वर्ट होता है। नाइट्रो किस में कन्वर्ट होता है, अमीन में कन्वर्ट होता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कहां जाएगा, ऑब्वियसली उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो ये बेटा ये कार्बोनिल भी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये वाला कार्बोनिल वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किसके पास जाए, दोनों के पास जा सकता है। मैंने इसकी इस कार्बन पर रिएक्शन करवाई है ना। अब क्यों करवाई है बेटा, ये देखो, अगर मैं इस नाइट्रोजन की और इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करवाती हूँ, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अगर अटैक कराऊं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। जबकि अगर नीचे वाले कार्बोनिल की फॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करवाऊं कार्बन के ऊपर तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बनेगी। और आपको बेयर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग। तो अगर हमें 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन दिख रही है तो हम कौन सी रिंग बनाएंगे, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, और हमें वो दिख रही है। तो मैंने ठीक उसी तरीके से यहाँ इस नाइट्रोजन के लोन पेयर इस कार्बोनिल पे अटैक करवाए। जैसे इसने इस कार्बोनिल पे अटैक करे, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हुई, ऑक्सीजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये मेरे पास 5 मेंबर रिंग हो गई। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा तो वो क्या करेगा, इस H प्लस को रिलीज करवाएगा। जैसे रिलीज कराएगा ऑक्सीजन उस H प्लस को अपने साथ ले लेगा, एल्कोहल कैरी OH की फॉर्मेशन हो जाएगी।
OH की जैसे ही फॉर्मेशन होगी बच्चों, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, H+ इधर यहाँ पर भाई इंडोल बनाना है ना हमें, यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन कराएंगे हम, डिहाइड्रेशन कराएंगे तो इसको यहाँ ऊपर H+ दिख रहा है, तो ये OH और ये H+ बनके H2O बनके यहाँ से बाहर निकलेंगे और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो देखिए आपको इंडोल की फॉर्मेशन यहाँ पर दिख जाएगी, हमारे पास सब्सटीट्यूटेड इंडोल की फॉर्मेशन हो चुकी है। होप सो आपको ये बेंजोपायरोल की एक रिसर्च सिंथेसिस मेथड आपको समझ में आया होगा, है ना। और बाकी की जो अपनी फिशर वगैरह है और बाकी जो भी अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगली क्लास में हम 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। आपको मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।